हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में बात की थी कि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि पंचवर्षीय जो योजनाएं बनती हैं उनको जो है बनाने में किन किन लक्ष्यों का ध्यान देना होता है, इसके बारे में हमने जो है डिटेल में बात की थी। आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगी, ज़रूर आप देखिए। और आज हम बात करेंगे कृषि और जो है हरित क्रांति, किस प्रकार जो है हमारी कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है, इसके बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, गाइस दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बात करेंगे कृषि की। देखिए आप सभी को पता है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्पाइनल कॉर्ड है यानी मेरुदंड है, ठीक है। जहाँ एक और प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, वहीं पे आप ये देखो कि जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देश की लगभग 60% जनसंख्या ना अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, और कृषि की जो सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी है वो लगभग 22% है। यानी कि ये जो तथ्य है ना, ये भारत को विकासशील देशों में शामिल करते हुए विकसित राष्ट्रों में जहां सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी का प्रतिशत कम होता है, वहीं वहां की अपेक्षाकृत कम जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है। ध्यान रखेंगे, अगर मैं आपको बताना चाहूँ ब्रिटेन और अमेरिका के रेफरेंस में बात करूँ तो इसमें जो है राष्ट्रीय आय में कृषि की भागीदारी लगभग जो है 2 से 3% है। अब देखिए कृषि के माध्यम से खाद्यान्न तो उपलब्ध होता ही है, साथ ही क्या होता है विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिलता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, चाय उद्योग, सिगरेट उद्योग, तंबाकू उद्योग। तो ये कहाँ से मिलता है? ये कृषि के माध्यम से ही तो मिलता है, तभी ये उद्योग डेवलप हुए हैं। तो कृषि जो है राष्ट्रीय आय का एक प्रधान स्रोत है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और जो कृषि द्वारा उत्पादित उत्पाद होते हैं ना, ये व्यापार के अभिन्न अंग हैं। अगर मैं भारत के रेफरेंस में बात करूँ तो चाय, कपास, तिलहन, मसाला, तंबाकू, ये सब जो है ये सब भारत में उत्पादित होता है और विश्व भर में इसका जो है निर्यात करता है भारत, हमारा देश, ठीक है। और कृषिजन्य उत्पादों के आंतरिक व्यापार से परिवहन कर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तट कर, इन सब की आय में जो है वृद्धि होती है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है इसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए होता है। देखिए आपने पहले ही अध्याय में ये पढ़ चुके हैं कि जब औपनिवेशिक काल था यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने कृषि के क्षेत्र में ना तो समृद्धि की और ना ही उसमें समानता रह पाई, ठीक है। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, तो उसके नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा। उन्होंने जो है भूमि के सुधारों और उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग किया और भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया। करना ही पड़ेगा, जब जाहिर सी बात है 60 से 70% जनसंख्या हमारी कृषि में जो है लगी हुई है, तो उत्पादन तो वहीं से ज़्यादा होना चाहिए ना, लेकिन वो हो नहीं रहा था अंग्रेजी शासनकाल में। तो भूमि सुधार कैसे किया गया, इस रेफरेंस में हम बात करते हैं। देखिए स्वतंत्रता के प्राप्त होने के समय जो है देश की भू धारण पद्धति में जमींदार, जागीरदार, ये सारे का वर्चस्व था। आपने जो है स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, ठीक है, महालवाड़ी बंदोबस्त, ये सारी व्यवस्थाएं देखी हैं कि इसमें जो है जमींदारों का ही बोलबाला था, ठीक है। इसका कुछ परसेंट जो है अंग्रेजों के कोष में डाला जाता था। तो ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न जो उत्पादकता है ना, यानी कि उत्पादन नील के बराबर था। इसके कारण भारत को यूएसए से, यानी कि मैंने अभी आपको बताया ना कि कृषि क्षेत्र में मात्र 2 से 3% उनका कृषि उत्पादन होता है, और हमारे यहाँ 60 से 70% लोग जो है कृषि में लगे हुए हैं। लेकिन भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ता था। कितनी बुरी हालत थी आप ये सोचिए, ठीक है। तो कृषि में समानता लाने के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य ध्येय जो है जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था, ठीक है। और स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन, ठीक है, यानी कि बिचौलियों का खात्मा और वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसा कदम उठाया गया।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसानों की ही भूमि रहेगी तो वो उसमें जो है उत्पादन करने के लिए जो है इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। और इसका उद्देश्य ये था ना कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा, बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल क्या है ना कि समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की जो अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, ये ध्यान रखेंगे, किसी व्यक्ति की कृषि भूमि, उसकी जो कृषि करने वाली भूमि है, इसके स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारण करना। यानी कि इस नीति का उद्देश्य जो था कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। अब देखिए, बिचौलियों का उन्मूलन यानी कि बिचौलियों के खात्मे का नतीजा ये निकला कि लगभग 200 लाख, ध्यान रखेंगे, 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया और वे जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। तो जाहिर सी बात है, जब शोषण से मुक्त हो जाएंगे तो पैदावार ऑटोमेटिकली, उत्पादन ज़्यादा होगा तो उनको जो है उनको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो भू स्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला, मोटिवेशन मिला और इससे जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन बिचौलियों के उन्मूलन कर समानता के लक्ष्य को पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। देखिए क्या था कि कानून की भी कुछ कमियां थी। इन कानून की कमियों का लाभ उठाकर ना कुछ जो भूतपूर्व यानी कि पहले के जो जमींदार थे, इन्होंने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा और कुछ मामले में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और भूस्वामियों ने अपने किसान भूस्वामी यानी कि जो वास्तविक कृषक होने का दावा किया। किसानों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम जो है कृषि श्रमिकों जैसे कि बटाईदार और भूमिहीन श्रमिक को भूमि सुधारों जैसा कोई लाभ नहीं हुआ। देखिए, अधिकतम जो भूमि सीमा थी, इनका निर्धारण कानून में भी बाधाएं आई। बड़े जमींदारों ने तो क्या किया कि इस कानून को न्यायालयों में चुनौती दी और जिसके कारण क्या हुआ कि इसे लागू करने में देर हुआ तो वो शोषण जारी रखे अपना, ठीक है। और इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधियों को जो है आदि का नाम कराकर कानून से बच गए। अब उन्हें टाइम मिल गया ना, तो कानून में भी अनेक कमियां थी, है ना, और जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। केरल और पश्चिम बंगाल की बात करूं तो यहाँ की सरकारें वास्तविक किसानों को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी और इसी कारण ना इन प्रांतों में भूमि सुधार कार्यक्रमों में को विशेष सफलता मिली। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकारों ने इस स्तर पर प्रतिबद्धता नहीं जताई, यानी कि रिजल्ट क्या निकला, आज तक जोतों में भारी असमानता बनी हुई है। अच्छा, ये तो हुई कृषि की बात। आइए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली सभी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है इसके बारे में कि इसका मोटिव क्या था, इसकी शुरुआत कब हुई, है ना, इसके जो है जनक कौन थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हरित क्रांति के अगर बारे में मैं आपको बताऊँ तो भारत में, ध्यान रखें कि भारत में इसकी शुरुआत जो है 1966-67 में हुई और इसको प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है वो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉग, ध्यान रखेंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है और अपने भारत में जो है इसका श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। तो भारत के हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन और ऑल ओवर अगर वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे तो इन जो है हरित क्रांति के जनक है प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। अगर मैं हरित क्रांति की विशेषताओं के बारे में अगर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ तो ये जो हरित क्रांति थी, ठीक है, क्रांति क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन ही होता है, यानी कि इसका भी लक्ष्य रखा गया होगा। अधिक उपज देने वाली किस्में इसमें यूज़ की गई, सुधरे हुए बीज यूज़ किए गए, रासायनिक खाद यूज़ किए गए, लघु सिंचाई यूज़ की गई, कृषि शिक्षा यूज़ की गई, पौध संरक्षण यूज़ किया गया, फसल चक्र, भू संरक्षण, गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। और हरित क्रांति का जो मैं बताऊं, अगर हरित क्रांति के बारे में बताऊं कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्य जो थे ना वो उत्तरी राज्य थे, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आइए डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी।
और इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम थी। भाई जनसंख्या पूरी उसमें लगी हुई है, लेकिन उत्पादकता में कमी क्यों हो रही है? इस पर जो नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत के रेफरेंस में MS स्वामीनाथन थे, उन्होंने ध्यान किया कि जब सारी जनता इसमें लगी हुई है तो उत्पादकता कम क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा था, है ना। और क्या था? अधिसंख्य किसान जो है, इनके पास आधारिक संरचना का भी नितांत अभाव था, यानी कि ज़्यादातर किसानों के पास जो बेसिक नीड्स होती हैं वो भी नहीं थी। तो भारत की कृषि जो है मानसून पर निर्भर है, आप सभी को पता है। इस समय बारिश कई क्षेत्रों में नहीं हुई है। इस समय मैं अगर इलाहाबाद की बात करूं तो सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, क्योंकि इधर मैं शंकरगढ़ साइड रहती हूँ तो इधर बारिश ही नहीं हुई। भले इलाहाबाद साइड हुई है, लेकिन इधर जो है नहीं हो पाया, क्योंकि इधर बारिश हुई ही नहीं। तो क्या है, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं बारिश ही नहीं हो रही है। तो इस वजह से क्या है, मानसून पे डिपेंडेंट है, यानी कि धान की कृषि हमारी तरफ नहीं जो है की जा सकी। यदि मानसून स्तर कम होता है तो किसानों को कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी ना, और ये सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल का जो कृषि था, गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य ये है कि उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग से है, यानी कि विशेषकर अगर मैं बात करूँ गेहूं और चावल। हरित क्रांति का जो बेसिक फसल है ये गेहूं और चावल ही है, ठीक है, इसकी वृद्धि से है। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों, निश्चित जल की पूर्ति की आवश्यकता थी, और इन आगतों के सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण था। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों और कीटनाशकों, इन सब की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की भी आवश्यकता थी। यानी कि हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक HYV बीजों का प्रयोग जो है पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त जो है HYV बीजों का प्रयोग जो है लाभ केवल गेहूं पैदा करने के क्षेत्र को मिल सका। और हरित क्रांति के द्वितीय चरण की अगर मैं बात करूं 1970 के दशक से 1980 के दशक के मध्य के बीच, तो HYV बीजों का प्रयोग जो है प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों में जा पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे कि हरित क्रांति जो है, ध्यान रखेंगे, हरित क्रांति जो है प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। यानी कि जिस प्रकार हम USA से अनाजों का आयात किया करते थे, लेकिन हरित क्रांति के पश्चात हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो गए, ठीक है। और अब जो है भारत अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे। देखिए, यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का जो है अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर अगर यदि देखा जाए कि यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया जो अंश है वो विपणित अधिशेष कहलाता है। देखिए, अगर मैं आपको हरित क्रांति के मूल तत्वों के बारे में बताना चाहूँ तो हरित क्रांति के बेसिकली अगर मूल तत्व है तो वो कृषि क्षेत्र का विस्तार है। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल को विस्तारित किया जा रहा था, लेकिन ये खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, और इसीलिए जो है लाना पड़ा हमें हरित क्रांति, क्योंकि दूसरे देशों से हम आयात करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था और ढहती जाएगी ना, क्योंकि उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, उसके बदले हमें कुछ पे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा बाजार में बेच रहे थे, और इसके फलस्वरूप क्या था कि खाद्यान्न की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों की कीमतों के सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ, और हरित क्रांति जो थी इसके कारण सरकार ना पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर उसको स्टॉक बना सकी, ठीक है, स्टॉक में रख सकी, और जिसे जो है खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था। देखिए, यद्यपि अगर मैं आपको बताऊं हरित क्रांति के बारे में, तो हरित क्रांति से देश बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुआ।
क्यों? क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी थी, अच्छी किस्म के बीज भी डाले जा रहे थे, तो पैदावार भी अच्छी हो रही थी। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी पूरी तरीके से जो है इसमें डाली गई, और ये जो है एक जोखिम भी था इसमें। इससे क्या था कि छोटे और बड़े किसानों के बीच ना असमानताएं बढ़ने की संभावनाएं थी। क्यों? क्योंकि केवल बड़े किसान ही अपेक्षित आगतों को खरीदने के सक्षम थे, चाहे वो सिंचाई की टेक्नोलॉजी हो, चाहे अच्छे बीज का किस्म हो, तो वो तो बड़े किसान ही खरीद पाएंगे, छोटे किसान तो नहीं खरीद पाएंगे। तो इससे क्या होगा, डिफरेंस, जो बड़े किसान थे और छोटे किसान, इसमें डिफरेंस जो है बढ़ता गया। तो ये इसका डीमेरिट है हरित क्रांति का। ऐसी दशा में जो है इस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता था। अब देखिए, सौभाग्य बस ये था कि सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण ये आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई। बात करेंगे हम एमएसपी की। बात करूंगी अगर मैं एमएसपी, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि ये जो है सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा फसल की बुवाई से ठीक पहले, एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएसपी की घोषणा फसल की बुवाई से पहले, फसल की बुवाई के बाद, फसल कटने के बाद, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि एमएसपी की घोषणा जो है फसल की बुवाई से ठीक पहले की जाती है। इससे क्या होता है कि उस वर्ष फसल का उत्पादन अधिक या फिर कम होने पर भी किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इसे कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, तो ऐसा करने से सरकार को क्या होगा, ठीक है, तो ऐसा करने से सरकार इसलिए करती है ये, ताकि जो छोटे किसान हो उनको जो है नुकसान ना पहुंचे, और इन आगतों की प्राप्ति से छोटे जो है खेतों की उपज और उत्पादकता के समय जो है बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। अब इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसान को लाभ मिला। सरकार द्वारा जो स्थापित अनुसंधान संस्थान थे, इनकी सेवाओं के कारण ना छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए। जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलें बर्बाद हो जाती थी, बर्बादी का कारण था ना। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते, तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिल पाता। अब बात करते हैं सहायकी पे बहस, यानी कि आजकल जो है कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायकी का आर्थिक जो है औचित्य एक गर्मागर्म बहस का मुद्दा बना हुआ है। अब इस बात से तो सभी सहमत हैं कि किसानों के द्वारा और सामान्यतः छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नई HYV बीज प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायकी दी जानी आवश्यक थी। नहीं तो वो तो खरीद ही ना पाते ना। जब सहायकी नहीं मिलेगी तो किसान जो है किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिम पूर्ण समझते हैं, यानी कि किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी की परख के लिए सहायकी आवश्यक थी। ठीक है, और कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मत था ना कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने और उसके व्यापक जो है प्रचलन के बाद सहायकी धीरे धीरे समाप्त कर दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया। यही नहीं, सहायकी का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुंचाना है, लेकिन जो है उर्वरक सहायकी का लाभ जो है बड़ी मात्रा में प्रायः उर्वरक उद्योग और अधिक समृद्धि क्षेत्र के किसानों को ही पहुंचता था। तो ये मतलब इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि जो उर्वरक थे इन पर सहायकी जारी रखने में कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, जब उन्हें उनका प्रॉफिट मिल गया, एक बार सहायकी मिल गई, उन्हें उनका प्रॉफिट मिल गया, अब वो खुद जो है उस पर जो है अमल कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं फिर से। तो इनसे लक्षित समूह को लाभ नहीं होता और सरकारी कोष पर अनावश्यक भारी बोझ भी पड़ता है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मत ये था कि सरकार को कृषि सहायकी जारी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है, मानसून डिपेंडेंट है। ठीक है, अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं, सहायकी को समाप्त करने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, है ना। और सहायकी समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ठीक है, असमानता और बढ़ेगी और समानता का जो लक्ष्य था हमारा उसका उल्लंघन होगा। यानी कि विशेषज्ञों का तर्क ये है कि यदि सहायकी जो है से बड़े किसानों और उर्वरक उद्योगों को अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति सहायकी समाप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिससे कि केवल निर्धन किसानों को ही इनका लाभ मिल सके। ठीक है, 1960 के दशक के अंत में अगर मैं बात करूं तो देश के कृषि उत्पादन की वृद्धि में भारतीय खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया।
यानी कि ट्रिमेंडस रिवॉल्यूशन हुआ हरित क्रांति से, ठीक है। और ये निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही है। और इसके बावजूद आप ये देखिए कि इसके नकारात्मक पहलू भी हैं कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। और अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और जो है उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। और भारत में 1950-90 की अवधि में यद्यपि जीडीपी में कृषि का अंशदान में तो भारी कमी आई है, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1950 में 67.50% थी और 1990 में घटकर 64.90% ही हो पाई। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ। और इस क्षेत्र में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी। और फिर जो है इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने पर क्या आवश्यकता थी? अब इसका उत्तर यही है कि उद्योग क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक कृषि क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। यानी कि अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950-90 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं। एक बार जो है आगे पढ़ने से पहले हम जो है हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सकारात्मक प्रभाव। देखिए, सबसे पहला तो सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि परंपरागत कृषि से आधुनिक कृषि में चेंज हुआ। यानी कि हरित क्रांति से जो है, ध्यान रखेंगे, हरित क्रांति से भारतीय परंपरागत कृषि का स्वरूप बदल गया और आधुनिक कृषि के रूप में विश्व स्तर पर भारतीय कृषि जो है बढ़ रही थी। दूसरा सकारात्मक प्रभाव रोजगार सृजन हुआ। यानी कि हरित क्रांति के चलते ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई। भारत 1947 में आज़ाद हो गया था। भारत की प्रमुख समस्याओं में से ये बेरोजगारी भी तो एक समस्या थी, लेकिन हरित क्रांति ने भारत के अंदर बेरोजगारी के स्तर को कम करने का काम किया। तीसरा, आप सभी को पता है कि हम अनाज जो है यूएसए से आयात करते थे, लेकिन जैसे ही हरित क्रांति हुई तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और हम निर्यात करने लग गए। जैसा कि हम आजकल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में सुनते ही रहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। जब भारत देश में हरित क्रांति हुई थी तो भारत, जो कि 1960 के दशक से पहले दूसरे देशों के खाद्यान्नों पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद भारत खाद्यान्नों के मामलों में आत्मनिर्भर बन गया और तो और निर्यात योग्य भी बन गया, ठीक है। चौथा सकारात्मक पहलू ये है कि गेहूं की पैदावार में वृद्धि, ट्रिमेंडस वृद्धि हुई। गेहूं की पैदावार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में ना कृषि की दृष्टि में ये संपन्न हो गए, ठीक है। अब आइए नकारात्मक पहलू के बारे में सबसे पहला नकारात्मक पहलू हम ये देख लेते हैं। इसका सबसे पहला नकारात्मक पहलू ये है कि अमीर और गरीब की खाई में वृद्धि। यानी कि हरित क्रांति के समय ना ऐसा माना जाता था कि ग्रामीण क्षेत्र में अमीर और गरीब के बीच खाई को और बढ़ा दिया था इसने, ठीक है। दूसरा, कृषि में पिछड़ापन। यानी कि हरित क्रांति से भारत के कुछ ही क्षेत्र, यानी कि मैंने बताया ना उत्तर भारत का क्षेत्र जो है लाभान्वित हुआ। यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र तो संपन्न हुए, लेकिन भारत के बाकी क्षेत्र में पिछड़ापन देखा गया। तीसरा नकारात्मक पहलू की अगर मैं बात करूंगी तो दलहन और तिलहन उत्पादन में कमी आई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरित क्रांति से देश में गेहूं और चावल की ही पैदावार में वृद्धि हुई, दलहन और तिलहन के उत्पादन में नहीं हुई वृद्धि, तो इसमें जो है कमी देखने को मिली, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बात करेंगे कि हरित क्रांति को भारत अपनाया क्यों। इसके 5 कारण हैं, मैं आपको बताऊं। इसके 5 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि हमारा देश उस समय रिसेंटली जो है स्वतंत्र हुआ था। तो स्वतंत्रता के समय देश की जनसंख्या जो थी लगभग 75% जनसंख्या किस पर डिपेंडेंट थी? कृषि पर ही निर्भर थी। दूसरा कारण ये है कि भारत में कृषि मानसून पर निर्भर था और मानसून की आप सभी को पता है कि अपर्याप्तता आज भी है। किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तीसरा रीज़न मैं आपको बताऊं कि भारत अपनी पिछड़ी तकनीक के प्रयोग और वंचित आधारित संरचना के अभाव के कारण ना कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बहुत कम होता था। चौथा कारण ये है कि स्वतंत्रता के पहले भारतीय कृषि पर अंग्रेजों द्वारा चलाई गई जो कुनीतियाँ थी ना, वो अविकसित होने के कारण हरित क्रांति को अपनाया गया। पांचवा कारण ये है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत की कृषि की जो गतिहीनता थी, उसके कारण भी भारत देश को
जो है हरित क्रांति अपनाना पड़ा। आज के लिए आई होप इतना ही। अगले पोर्शन में हम बात करेंगे उद्योग और व्यापार के बारे में। तो आई होप आपको हरित क्रांति अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। दोस्तों प्लीज़ 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 शेयर कर दिया करिए वीडियोस को, लाइक कर दिया करिए वीडियोस को, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मेरी बस आपसे इतनी ही डिमांड है। थैंक यू वेरी मच।